हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा महासंपर्क अभियान के कार्यक्रमों को जो एक क्लस्टर बना है, इस क्लस्टर के अंदर अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल 3 लोकसभाएं हैं। इस महासंपर्क अभियान के निमित्त आज हमारे बीच में हमारे हिमाचल के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी वो उपस्थित हैं और उनके साथ जो इस क्लस्टर के अंदर सहयोगी के तौर पर काम देखेंगे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो राज्यसभा के हमारे माननीय सदस्य हैं। और इसी क्लस्टर व्यवस्था प्रमुख में हमारे अंबाला जो ये क्लस्टर है इसके अंदर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री वेदपाल जी एडवोकेट वो इस सारे विषय को देखेंगे। और क्लस्टर इंचार्ज के नाते हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी और लतिका शर्मा जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है महिला मोर्चे की पूर्व विधायिका हैं कालका से, वो इसके अंदर रहेंगी। जो लोकसभा के कार्यक्रम चल रहे हैं उस कार्यक्रमों में मैं स्वयं यहाँ के सांसद होने के नाते उसमें रहूँगा और मेरे साथ इस सारे कार्यक्रमों में धूमन सिंह किरमच जी जो हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन हैं, GL शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो साथ में रहेंगे। मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि सभी पत्रकार भाइयों से 9 साल की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं उनके विषय के ऊपर बात रखेंगे। आदरणीय जयराम ठाकुर। अभिनंदन है। जैसा कि हमारे मोबाइल सांसद महोदय जी ने आपके सामने बड़ा विषय बड़ा स्पष्ट रख दिया है कि आज की पत्रकारिता एक विशेष विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहला अवसर है जब मजबूत सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार, मजबूती के साथ काम करने वाली सरकार अपना 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात एक दशक में प्रवेश कर रही है। और एक दशक में प्रवेश करने के साथ साथ हमारी ये मान्यता है कि अगले दशक की शुरुआत करने जा रही है। हमारे लिए सौभाग्य है आज के भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे लिए यह भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश में ही लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सर्वेक्षण अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से हुए हैं उनमें सब में एक ही बात आई है, इस पूरी दुनिया में सबसे मजबूत नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज इस बात को भी आप देखते होंगे कि देश के अंदर तो नरेंद्र भाई मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया के सामने ग्लोबल लीडर के नाते इस प्रकार से लोकप्रिय हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए कह रहे हैं। बाहर विदेश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत की संस्कृति के अनुरूप जो हम पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं, अभिवादन करते हैं, उस प्रकार से बाहर के देश भी नरेंद्र भाई मोदी जी के पांव छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी को बॉस कह करके पुकारते हैं, यू आर द बॉस। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी बातों से एक बात जाहिर होती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व आज देश के साथ साथ में पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पहुंचे हैं और
अपना कार्यकाल 9 वर्ष का पूरा किया है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये जो 9 वर्ष पूरे देश के लिए समर्पित है। कहना है कि इससे पहले आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री एक और भी रहे। मैं नाम से कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं उस पर, लेकिन इस बात को आप लोग देखा होगा कि भारत की पहचान खो गई थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बहुत कम हो गया था। आर्थिक दृष्टि से भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती उस वक्त थी। पूरी दुनिया में पूरे भारत की छवि जो है भ्रष्टाचार के नाते जिस प्रकार से उस वक्त हो रहे थे, बहुत बदनाम हो गई थी। लेकिन अभी इस बात को देखिए, आपके 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने 9 वर्ष के कार्यकाल में एक भी आरोप केंद्र के किसी नेता के खिलाफ, एक भी आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात है और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। भारत एक जमाने में आर्थिक दृष्टि से 11वें 12वें नंबर पर था और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर आ गई है। और हमारे लिए और भी खुशी इस बात की है कि जो देश ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन करता रहा, हम उससे भी ऊपर चले गए। वो 6ठे नंबर पर आ गए और हम उनसे ऊपर चले गए। तो ये भी एक अपने आप में एक संतोष का एक भाव देती है निश्चित रूप से। और ये तभी संभव हो पाया जब देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला। सरकार वार्ता में विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा इस 9 साल की कार्यकाल की इस अवधि में, इस काल अवधि में भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंट के जो काम किए, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के कार्य हुए, उन सारी चीजों को लेकर के आज आपके सामने कुछ बातों का मैं जिक्र करूंगा। योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेकों हैं, जिनका जिक्र करने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो प्रमुख कुछ बिंदु हैं उस पर जिक्र करना चाहूंगा। आप इस बात को भी देखते हैं कि देश के पूर्व में एक प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, वो इस बात का जिक्र एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके कि अगर मैं किसी गरीब की मदद के लिए, गरीब की मदद और किसी विकास के कार्य के लिए अगर मैं केंद्र से 100 रुपए भेजता हूं तो जहां तक वो पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक वो 15 रुपए भेजते हैं। यानी कि 85 रुपए रास्ते में ही खत्म हो जाते थे उस आदमी तक पहुंचते पहुंचते। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में सबसे पहले जब सरकार बनी उनके नेतृत्व में पूरे देश में एक आह्वान किया, आग्रह किया कि हमको बैंक में जाकर के अपना अकाउंट खोलना चाहिए। और उस वक्त बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति पैदा करने की कोशिश हुई विपक्ष की ओर से कि खाता तो खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पैसे कहां से आएंगे, किस बात के लिए खाता खोलेंगे। और ऐसी बातों को लेकर के जो उसके पीछे जो रहस्य था, वो रहस्य ये था कि प्रधानमंत्री जी चाहते थे जो विकास के लिए हम पैसा भेजें वो पैसा लोगों तक पहुंचे। और वो लोगों तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार से खास तौर से जिसका जिक्र होता रहा है कि 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, उस आदमी तक पहुंचते हैं जो विकास के लिए दिए जाते हैं, और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। तो शुरुआत एक बहुत बेहतर ढंग से हुई जनधन खाता खोलने की दृष्टि से। और जनधन खाता खोलने के इस शुरुआत के साथ आज हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जनधन अकाउंट खुलने से अगर 100 रुपए मोदी जी अगर भेजते हैं तो वो 100 रुपए उस व्यक्ति के खाते में आते हैं जो विशेष तौर से जिस योजना के अंतर्गत जो उसमें लाभान्वित होता है। और ऐसे में अगर हम आज जिक्र करें प्रधानमंत्री जी की अन्य योजनाओं का, उसमें विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आज भारत में वो परिस्थिति है
जब हम 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की स्थिति में हैं, दे रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से एक बहुत बड़ा एक गरीब लोगों के उत्थान के लिए, जिनके लिए मदद, कोई भी भूखा ना सोए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में कदम उठाया गया है। जो जनधन का मैं जिक्र कर रहा था, 48 करोड़ बैंक खाते भारत में खोले गए और उसमें जो अभी तक जनधन खाते के मैं जिक्र करूं, 2 लाख करोड़ रुपए उन खातों में जमा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़कर के हम अगर बात कहें कि हर व्यक्ति को खाना मिले, इस बात के लिए मैंने जिक्र किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था। हर व्यक्ति के लिए घर हो, घर जीवन का हर व्यक्ति का एक सपना होता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी इस भारतवर्ष में थे जिन्होंने घर देखा ही नहीं था। जिंदगी उनने सड़कों पर गुजार दी, पीढ़ियों ने गुजार दी, और ऐसी परिस्थिति में अपना घर हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और जितने भी हमारे जो हाउसिंग स्कीम्स केंद्र सरकार के अंतर्गत चली, 3.5 करोड़ मकान, पक्के मकान पूरे देश भर में बन करके तैयार हुए। और उसमें मुझे इस बात को लेकर के भी खुशी है कि जो मकान बनाए गए उसमें से लगभग 70% मकान का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया, उनके नाम उसकी रजिस्ट्री हुई। और इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री जी हमेशा बात कहते रहे हैं और पूरे देश भर में हमेशा उनका इस बात के लिए प्रयास भी रहा है। लेकिन जो ये देश ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, बाह्य शौच से मुक्त होना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी लगा कि हमको टॉयलेट्स बना करके, शौचालय बना करके देने होंगे। और उस दृष्टि से मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, जिसको इज्जत घर का नाम भी दिया गया, 12 करोड़ टॉयलेट्स पूरे भारत में इस 9 वर्ष के कार्यकाल में बना करके दिए गए, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके कि पानी एक जमाने में गांव में होता था तो एक चौराहे पर एक स्थान, सार्वजनिक स्थल पर एक तय किया जाता था, वहां पर पब्लिक टैप जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, इस एक अभियान के साथ आगे बढ़कर के काम किया। और हमें इस बात की खुशी है कि भारत में 12 करोड़ नल हर घर में लगाने में सफलता हासिल की। और आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, घर छोटा होगा लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक टैप से पानी लाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर नल लगा है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि उस दृष्टि से। एक मित्रों में जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि एक बहुत कठिन दौर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, जिस दौर का सामना करना पड़ा वो कोविड का दौर था। और कोविड के उस दौर में आपने इस बात को भी देखा होगा कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि भारत इस महामारी का सामना कैसे करेगा। और यही अनुमान लगाया जा रहा था कि सबसे ज्यादा अगर कहीं मृत्यु होगी कोविड के कारण तो वो भारतवर्ष में होगी, इंडिया में होगी। एक इस तरह के एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में कि गरीब देश है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस वायरस से कांटेक्ट में आने के पश्चात बड़ी संख्या में मृत्यु होगी। तो ऐसे में मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बड़ा जो है वो मजबूती के साथ उस दौर का सामना किया। और भारत के अंदर जिस बात को लेकर के कोई भी आदमी मानने के लिए और सुनने के लिए, मानने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत अपनी भी वैक्सीन बना सकता है। क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए एकमात्र रास्ता था कि वैक्सीन अगर उपलब्ध होगी तो वैक्सीन से बचाया जा सकता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के कहा कि भारत 135 करोड़ की आबादी का, और क्या कमी है यहाँ पर हम वैक्सीन अपनी नहीं बना सकते।
हम दूसरे देशों से वैक्सीन मंगवाने के लिए ऐसी परिस्थिति नहीं रहनी चाहिए। उन्हें देश भर के साइंटिस्ट को बुलाया और उनके साथ बैठ करके बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र से जो भी सहयोग चाहिए, जो भी मदद चाहिए, हम मदद देने के लिए तैयार हैं, और आप वैक्सीन बना करके तैयार करिए। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, भारत के अंदर 2 वैक्सीन बन करके तैयार हुई और भारत में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान रहा। और इसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि वैक्सीन लगाने के साथ साथ में देश के अंदर तो किया, लेकिन अपने मित्र देशों के साथ, जो हमारे एडजॉइनिंग हमारे मित्र देश बाहर के हैं, जहां वैक्सीन की जरूरत थी, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन बाहर के देशों के लिए जीवन बचाने के लिए उपलब्ध कराई। और इस कोविड के दौर में भारत को बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई। और इसी तरह से ये सारी चीजों का जिक्र करने के साथ साथ मैं और भी बात कहना चाह रहा हूं, जहां पर्यावरण एक बहुत बड़ा कंसर्न पूरे देश का है, दुनिया का है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात को लेकर के भी बात कही कि पर्यावरण को बचाना है, उसके लिए भी हमको काम करना होगा। और उसके साथ साथ में जो हमारी माताएं बहनें जो हमको जो तैयार करती हैं, उसके कारण बहुत सारा धुआं उनके शरीर में चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, जिससे फेफड़े खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं। तो उनने एक शुरुआत की कि पर्यावरण को भी सुरक्षित करने के लिए और उसके साथ साथ में माताओं बहनों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। और हमारे लिए आज प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में दिए गए। और इस बात को दाव के साथ कह सकता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, गरीब के घरों में भी अगर जाएंगे, घर छोटा होगा लेकिन उसके बावजूद गैस का कनेक्शन उस घर के अंदर मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम कहें, मोबाइल पूरे देश भर में इस्तेमाल होता है। भारत बहुत बड़ी आबादी का और मोबाइल यूजर्स में से आज भारत जो है वो दूसरे बड़े सारे देशों को पीछे छोड़ चुका है। और ऐसे में भारत के अंदर ये मोबाइल बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसको पूरा करने के लिए भारत के अंदर बड़े स्केल पर शुरुआत हुई। और शुरुआत की साथ साथ में आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज भारत के मोबाइल बन करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ करके अगर हम बात कहें तो मैं ये भी जरूर कहूंगा कि मुद्रा लोन, खासतौर से जो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कहें, उसमें भी एक बहुत बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया उसमें। और उसमें बहुत सारी महिलाओं को मुद्रा लोन 27 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन के माध्यम से अपना काम शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी आर्थिकी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अगर हम और चीजों को लेकर के कहें, अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात कहें, तो 2014 तक पूरे भारत भर में 7 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स की संख्या मात्र 7 थी। और इन 9 वर्षों में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो 15 नए बनाए गए, 50 न्यू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। और इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज हेल्थ सेक्टर की अगर बात कहें, मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात कहें, 2014 तक 641 मेडिकल, उनकी संख्या 700 है। 700 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। और इस बात को भी देखा आप लोगों ने, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की शुरुआत, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है। और जिसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। नहीं तो लॉर्ड मैकाले के जमाने की शिक्षा की पद्धति अभी तक चली आ रही थी। कई वर्षों से चल रहा था कि नई एजुकेशन पॉलिसी हमको बनानी चाहिए,
भारत की व्यवस्था के अनुरूप, भारत की संस्कृति के अनुरूप कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये करके दिखाया। ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की अगर हम बात करें, 2014 तक टोटल IIT पूरे भारतवर्ष में उनकी संख्या मात्र 16 थी, और 9 साल के इस कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 नए IIT पूरे भारतवर्ष में बनाए गए। और इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की अगर बात करें, 2014 तक 13 थे और 9 सालों में 7 नए IIM बनाए गए। और इसके अलावा और चीजों को लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी, पूरे दुनिया के सबसे बड़ी स्टैचू अगर बनी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और वो भी भारत के अंदर गुजरात में बनी है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस वक्त शुरुआत की थी जब वो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त शुरुआत की थी, और बनकर के जब तैयारी, जब प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने उसका उद्घाटन किया, देश को समर्पित किया। और इसी तरह से मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे लंबी 10,000 फीट की हाइट पर टनल, उसका नाम रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जो हिमाचल प्रदेश, जो मेरे प्रदेश में बन करके तैयार हुई, लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर लंबी टनल, जिसको आज देश की नहीं दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं, वो भी बन करके एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुई है। नई पार्लियामेंट पूरे देश को समर्पित की गई। हाल ही में आपने इस बात को देखा होगा, नया पार्लियामेंट बनकर के तैयार हुई और नए पार्लियामेंट डेडिकेट कर दी गई। वो भी एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन मैं कह सकता हूं कि देश के लिए आज की टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज की आवश्यकता के साथ साथ में ध्यान में रखते हुए वो बनकर के तैयार होने के पश्चात देश को समर्पित की। उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम बधाई देते हैं। हम बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। ये सर के रूप में देश को मिला। धारा 370 समाप्त हुई। धारा 370 के साथ आर्टिकल 35A 35A उसको समाप्त करना, 3 तलाक समाप्त, और उसके साथ साथ में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। इसके लिए वर्षों से हम कहते रहते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी इस सारी बात को लेकर के कि हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जब हम अपनी आंखों के सामने मंदिर का शिलान्यास का कार्य होते हुए देखेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण होते हुए देखेंगे। वो अवसर हमारे जीवन में, हम सब सौभाग्यशाली है, वो अवसर हमको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से भारत का एक पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर इस कदर हो गई। आप घटना देखिए, यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होती है और लगभग 23,000 भारतीय वहां पर फंसे होते हैं। एक भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए जो प्रयास हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से, और यहाँ तक कि भारत का तिरंगा झंडा दूसरे देश के नागरिक में अपने हाथों में लेकर के वहां से सुरक्षित हुआ है। ये सम्मान भारत के लिए आज दुनिया के सामने है। इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं। और उसी तरह से अगर हम वंदे भारत ट्रेन क्यों आगे बढ़कर के हमको काम करना चाहिए, तो वंदे भारत ट्रेन एक ऐसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, बेहतरीन सुविधाओं के साथ यात्रा आदमी की हो सके, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए 20 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भारतवर्ष में हो चुकी है। और हमें इस बात की खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन में आज बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है और एक वर्ल्ड का सुविधा का आनंद लोग ले रहे हैं। और उसी तरह से कनेक्टिविटी के हिसाब से मैं अगर बात और कहूँ, 2014 से पहले 9 साल में जो है 74 जो है वो नए एयरपोर्ट भारतवर्ष के अंदर बन करके तैयार हुए। सबसे ज्यादा नंबर अगर इसको मैं कह सकता हूँ छोटे से इस कार्यकाल में एयरपोर्ट का 74 न्यू एयरपोर्ट जो है वो बन करके तैयार हुए। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देश के लिए है। नेशनल हाईवे की अगर हम बात कहें, 2014 तक जो टोटल
नेशनल हाईवे जो है वो उनकी संख्या बहुत कम थी और उनकी टोटल लेंथ जो है 9,100 किलोमीटर के लगभग थी और 9 साल के छोटे से कार्यकाल में 54,000 किलोमीटर के नए जो है वो नेशनल हाईवे बन गए। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। और किसान भारत का लगभग कुल आबादी का लगभग 80% है और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि और उसमें लगभग 11.5 करोड़ किसान जो है उसमें शामिल हैं जिनको ये सुविधा मिलती है। ये एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक योजना आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक गरीब आदमी के इलाज के लिए भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जिसमें प्रावधान किया गया है और उसके अंतर्गत पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिला, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिला और हमें इस बात की खुशी है कि लगभग 23 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। तो कुल मिलाकर के अगर इन सारी चीजों का हम जिक्र करें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा सुनहरा अवसर ये 9 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है। और उसी दृष्टि से अगर मैं देखूं पूरे हरियाणा में हमारे आज खुशी की बात है कि यहां भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार अक्टूबर के महीने में 9 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। और ये वो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा किसी जमाने में नहीं हुआ करती थी। अधिकांश जनता पार्टी की जमानत जब्त होती थी, वहां बहुत कम विधायक हमारे चुन करके आते थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए शायद मेकल में 17 रहा एक जमाने में, मुझे बताया गया 85 में रहा है। और आज उसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गठबंधन की सरकार है और मिलकर के काम हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा हर दृष्टि से आगे बढ़कर के काम कर रहा है। 2-4 चीजों का जिक्र मैं यहाँ इतना कहना चाहूंगा कि केंद्र की ओर से हरियाणा के लिए बहुत सारे योगदान रहे होंगे, लेकिन जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर हूँ इसके अंतर्गत कुछ 5-4 चीजों का मैं जिक्र जरूर करूंगा जो आपके ध्यान में होंगी भी। निश्चित रूप से श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की शुरुआत कुरुक्षेत्र में, ये भी एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए रहा है और केंद्र प्रदेश सरकार का रहा है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय कैथल, और ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एक शुरुआत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो मथाना में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। 250 करोड़ रुपए के अनुदान से गीता उपदेश स्थली के विकास के लिए जो पैसा दिया गया है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले कल में वहाँ देखने के लिए जो लेजर शो होता है उसको देखने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ और बहुत आनंद हुआ उस सारी चीज़ को देख करके। बहुत बड़ी टूरिस्ट भी यहाँ और श्रद्धा से जो धार्मिक श्रद्धा के साथ भी लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी यहाँ पर कैथल में की गई है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और 152D ग्रीनफील्ड हाईवे की शुरुआत जो एक लाइफ लाइन के जो है उसका कार्य भी जो है वो प्रगति पर है। और उसी तरह नेशनल हाईवे 152 नंबर जो है ये नेशनल हाईवे अंबाला कैथल वो राजस्थान तक जोड़ा गया, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान कनेक्टिविटी की दृष्टि से आपके हरियाणा में है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में 44 अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज जो है बना करके तैयार हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी अदरवाइज बहुत बड़ी एक समस्या रहती थी यहाँ के इस सारे क्षेत्र के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। और एक और चीज़ जो आपके यहाँ पर
उत्तर क्षेत्र का के लिए जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID जो है, हाँ जी, फैशन डिजाइन, जो वो भी यहाँ पर दिया गया है, वो भी एक बहुत बड़ी एक नहीं, फैशन नहीं है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन आपके स्थान के लिए है। और जहाँ तक ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, वो भी इस बात का जिक्र किया गया है। यहाँ कार्य चल रहा है इस्लामाबाद से शाहबाद, इस्माइलाबाद, सॉरी, यहाँ पर भी पाकिस्तान से कनेक्टिविटी कर दी हो सर जी, हाँ जी, मैं पाकिस्तान से ना कर दियो कोई हाँ, तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। और शामली से अम्बाला नेशनल हाईवे पर जो है, कुरुक्षेत्र पर जो निकल रहा है, उसका कार्य चला हुआ है। और दिल्ली से कटरा नेशनल हाईवे की जो है, जो कैथल से निकल रहा है, उस पर भी कार्य जारी है। बहुत सारी, हाँ जी, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का भी जिक्र कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र सरकार से हरियाणा प्रदेश को मिली है। और मैं 9 साल के इस कार्यकाल को पूरा करने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का विशेष तौर से। और इसलिए कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है महाजनसंपर्क अभियान, 1 महीने का पूरे देश भर में इस प्रकार से, जहां 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए काम हमको दिया गया है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ आप सबके बीच में आए, तो हमारे सामने जो सारा नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, तो इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और वह सब तो उत्तर प्रदेश से बड़े दूर से आए हैं, और इनकी जिम्मा भी हमारे साथ में लगाया गया है। सांसद है राज्यसभा के, और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं स्थानीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, वो लेकिन मैं समझता हूँ कि जो छोटे, जो संक्षेप में जो कहे जा सकते थे, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विपक्ष चीन के मुद्दे पर घेरना रहा भाजपा सरकार को, तो वास्तविकता क्या है? आप तो हिमाचल से हैं, चाइना के मुद्दे पर अभी राहुल अमेरिका बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार देश के नागरिक हैं, सत्ता विपक्ष दोनों चीजें लोकतंत्र में चलती रहेंगी, लेकिन देश के मूल आधार के खिलाफ, मूल संस्कृति के खिलाफ, देश की सुरक्षा के खिलाफ इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान विदेश में देना, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिससे पूरा देश सहमत नहीं है। आज भारत सुरक्षित है, कोई माई का लाल उंगली उठा करके भारत की तरफ नहीं कर सकता है, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। सर, केंद्र सरकार की इतनी, इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसी में उत्तर आ जाएगा। आपने बहुत सारी जो मोदी सरकार की जो उपलब्धि गिनवाई है, हिमाचल के लोगों ने भी उसका फायदा मिला है, लेकिन हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हार गई है, कर्नाटक में भी हारी है। तो क्या हिमाचल में जो पूर्व मुख्यमंत्री है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लोग नाराज थे, इस कारण से हारी है? और लोकसभा जब चुनाव होंगे तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं होगा? एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज का विषय बहुत स्पेसिफिक है, और मैं समझता हूं कि हम बहुत सारे विषयों पर इस तरह से नहीं जा सकते, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव हार जीत चली रहती है। देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, ये एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारे सामने एक लक्ष्य ही है, और हिमाचल के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 0.9% से अंतर रहा। जिस प्रकार से जो कांग्रेस ने गारंटियां दी है, वो गारंटियां आज उनको गले पड़ रही है। आज मुख्यमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज कर रहे हैं कि लोग उनको पूछ रहे हैं कि जो गारंटी आपने दी उसका क्या। सारी चीजें एक तरफ छोड़ करके मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से कोई कमी नहीं रही, और कोई इशू गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, और ऐसे में कुछ इश्यूज ऑल ऑफ ए सडन ऐसे क्रॉप अप हुए जिसके कारण चुनाव प्रभावित हुआ। इन सारी चीजों का जिक्र करने का जो खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा है।
ऑलरेडी वहाँ पर लॉन्च हुई पड़ी है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चली हुई है और मुझे लगता है कि अब उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जब चली हुई है तो हमें इंतजार करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने। सर इतनी सारी उपलब्धियों लगता है कि कई बार राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और बहुत उत्साहित हैं अभी कुछ वजह से, और जिसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी निराशा होगी 2024 में जब चुनाव होगा। भारत में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और बहुत मजबूती के साथ बनेगी। जितना बहुमत आज की तारीख में है इससे कम नहीं, इससे ज्यादा। सर एक रेल हादसा हुआ, बहुत निश्चित रूप से वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप में वहाँ पर विजिट किया है और इसके साथ साथ में जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई उनके परिवारजनों को जो मुआवजा देने की बात थी वो भी सारी चीज़ें घोषित हो चुकी हैं। एक हाई लेवल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हर इस घटना के लिए वो भी गठित हो चुकी है। और लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूँ जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, संवेदना परिवार के प्रति, जो घायल हुए हैं और वो जल्दी जो है उनका स्वास्थ्य में सुधार हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज, थैंक यू। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।